हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्कोहलों और फिनोलों के भौतिक गुणधर्म। हम जानते हैं कि जो अल्कोहल का सूत्र होता है वह ROH होता है। R यहाँ एल्किल समूह है और OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। हम बात कर रहे हैं, पहला जो हमारा भौतिक गुणधर्म है वो है क्वथनांक। क्योंकि अल्कोहल और फिनोल लिक्विड हैं, हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी भी एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, अर्थात कार्बन की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है। तो वान डेर वाल बलों में वृद्धि के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक हैं वो बढ़ जाते हैं, और ब्रांचिंग होने से, ब्रांचिंग का मतलब है शाखन से, शाखन बढ़ने के कारण वान डेर वाल बलों में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में CH3OH है, CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH। अगर यहाँ देखें तो इसका अणुभार कम है, कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसका अणुभार ज़्यादा है, इसका अणुभार और ज़्यादा है, और ये सारी सीधी श्रृंखला है। ये मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। पहला सदस्य मेथेनॉल है, दूसरा एथेनॉल है, तीसरा प्रोपेनॉल है। मेथेनॉल से एथेनॉल की तरफ बढ़ते हैं तो CH2 की वृद्धि होती है, अर्थात अणुभार 14 बढ़ जाता है। एथेनॉल से यदि हम प्रोपेनॉल की तरफ चलते हैं तो भी CH2 की वृद्धि होती है, अर्थात 14 अणुभार बढ़ जाता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। हम पहले यहाँ लिख चुके हैं कि जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है। तो अगर हम मेथेनॉल से एथेनॉल की तरफ चलते हैं तो वान डेर वाल बल में वृद्धि होगी, वान डेर वाल में बल में वृद्धि होगी तो क्वथनांक बढ़ेंगे। देखो, प्रोपेनॉल है, इसका अणुभार और प्रोपेन 2 इसका अणुभार समान है। ये एक सीधी श्रृंखला है, ये एक शाखित श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला की अपेक्षा शाखित श्रृंखला का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने के कारण क्वथनांक कम होते हैं। तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक ज़्यादा होगा, प्रोपेन 2 का क्वथनांक कम होगा। अल्कोहल व फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जो वान डेर वाल से ज़्यादा प्रबल होते हैं। इसी कारण से इनके क्वथनांक अपने संगत द्रव्यमान वाले, मोलर द्रव्यमान वाले अन्य हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन या हेलो एरिनो की तुलना में उच्च होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, ROH एक एल्कोहलिक ग्रुप है, यह दूसरे एल्कोहलिक समूह के साथ में हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इसी प्रकार दूसरा तीसरे के साथ में और बहुत सारे हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जिसके कारण ये इनके अणुओं का एक तरह से संगुणन हो जाता है और जिसके कारण से इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। तो प्रश्न आपका बन सकता है, क्या कारण है कि हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन जिनके अणुभार हैं वो अल्कोहल और फिनोल के संगत होने के उपरांत भी इनके गलनांक और क्वथनांक अल्कोहलों की तुलना में निम्न क्यों है? उसका एक ही कारण है कि अल्कोहलों में हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है, फिनोलों में हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है, जबकि ईथर में या अन्य हाइड्रोकार्बन में या हेलो एल्केनों में
हाइड्रोजन अबंधन की कमी होती है या हाइड्रोजन अबंधन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। देख सकते हो ये फिनोल है, ये इतना हिस्सा फिनोल का है, एक फिनोल है, ये दूसरा फिनोल है, ये तीसरा फिनोल है। आप देख सकते हो एक फिनोल का ऑक्सीजन दूसरे फिनोल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अबंध बनाता है, दूसरे फिनोल का ऑक्सीजन तीसरे फिनोल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अबंध बना रहा है। इस प्रकार इनमें भी अणुओं का संगुणन हो जाता है और अणु हैं वो गुंथ जाते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से इनके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे विलेयता की कि जो अल्कोहल और फिनोल होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन अबंध बना लेते हैं, जिस कारण से ये जल में विलयशील होते हैं, जबकि अन्य हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएरीन ऐसा नहीं करते हैं। इसका कारण है कि वो जल के हाइड्रोजन के साथ में अबंध नहीं बना पाते हैं, हाइड्रोजन अबंध नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से नहीं घुलते हैं। जैसे जैसे आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे ये एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जल में विलेयता भी कम होती चली जाती है, क्योंकि एल्किल समूह जल विरागी भाग है, जल से दूर रहने वाला भाग है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके जो जल में विलेयता घटती है। फॉर एग्जाम्पल अपने लेते हैं, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये कम अणु भार वाले यौगिक हैं और ये आसानी से जल में विलयशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इनमें जल की विलेयता घटती चली जाएगी। सर्वाधिक जल में विलय, ये भी जल में आसानी से विलय, लेकिन ये जल में उतना आसानी से विलयशील नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है। अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल सर्वतोमुखी होते हैं। इसका मतलब है ये कभी नाभिक रागी की तरह तो कभी इलेक्ट्रॉन रागी की तरह क्रिया करता है, अर्थात दोनों तरह की क्रियाएं कर लेते हैं। नाभिक रागी का मतलब है जो ऐसे अभिकारकों के साथ संयोग करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, अर्थात स्वयं में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इनको अल्कोहलों को या फिनोलों को स्वयं को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह कार्य करते हैं। जब ये नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करते हैं तो आपको याद रखना है, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, आर की जगह आप C6H5 लिख दोगे तो ये फिनोल बन जाएगा, CH3C2H5 ये रखोगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। याद रखोगे जब ये नाभिक स्नेही की तरह क्रिया करते हैं तो आर ओ का बंध तो बचा रहता है, लेकिन O और H के बीच का बंध टूट जाता है। और क्योंकि ये नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। वो इलेक्ट्रॉन जो O और H के बीच का जो बंध है ये देगा इनको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ROH, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से ये नाभिक स्नेही के रूप में क्रिया करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इनके साथ में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में जब ये क्रिया करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्योंकि इस पर प्लस का निशान है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बंध बन गया है और ऑक्सीजन पर आप देख सकते हो प्लस चार्ज आ गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण अपनी ओर खींच लेगा और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ देख सकते हो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन पहले इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए थे, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आया था। अब हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन लिए बाहर जा रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसने छोड़ दिया है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन देखो वापस आ गए हैं। जो इसने यहाँ कार्बन को दिए थे वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख लिए हैं। तो ये हमारे पास में एक अणु बन गया और आप यहाँ देख सकते हो H+, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में जब अल्कोहल या फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में क्रिया करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा। OH बंध वैसे का वैसे रहता है। बंध किसके बीच का टूटता है? वो टूटता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है। यहाँ एक समीकरण दे रखी है, आप देख सकते हो RCH2OH। यहाँ OH समूह के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इस पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में है। ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये नाभिक नहीं के रूप में क्रिया करेगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। ये जब इसके साथ में क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और त्यागेगा नहीं, अपने ये कह सकते हैं बंध बनाने के लिए हाइड्रोजन को दे देगा। जो प्रोटोनीकृत हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आ रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहे हैं, उसके साथ में ये बंध बनाने में काम आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो। और ये OH2 बना देगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज ज़्यादा देर तक रखता नहीं है। तो जैसे ही इस पर, इस प्लस वाले यौगिक पर, इस पूरे यौगिक पर किसी नाभिक स्नेही जब इस पर अटैक करता है तो जो O पर प्लस का चार्ज था, तो O विद्युत ऋणी होने के कारण प्लस चार्ज नहीं रखेगा। तो ये क्या करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, जिससे कार्बन पर प्लस आवेश आ जाएगा। और यह प्लस आवेश आते ही यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Br नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, वो इस पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और यहाँ पर RCH2Br बन गया है, अर्थात एल्किल ब्रोमाइड बन गया है। तो ये 2 तरह से क्रिया कर सकते हैं। ये नाभिक स्नेही के रूप में भी क्रिया कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी क्रिया कर सकता है। तो हम सबसे पहले वो विक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें OH बंध टूटेगा, अर्थात अल्कोहल या फिनॉल जब नाभिक स्नेही के रूप में क्रिया करेंगे तो वो अभिक्रियाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला है अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता। आपको पता होगा धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है। और ये नाभिक स्नेही के रूप में स्वयं क्रिया करेंगे, अर्थात इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो सबसे पहला है इसमें अल्कोहल फिनॉल की अम्लता। उनमें पहला टॉपिक हमारे पास में धातुओं से क्रिया। जब अल्कोहल या फिनॉल है ये धातुओं से क्रिया करके एल्कोक्साइड और फिनॉल धातुओं के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। अगर आपको ध्यान हो, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का त्याग करना कौन सा गुण है? हाइड्रोजन का त्याग करना अम्लता का गुण है। और ये हाइड्रोजन कौन मुक्त कर रहा है? अल्कोहल और फिनॉल मुक्त कर रहे हैं, इसलिए इनमें अम्लीय गुण हो गए। इसलिए फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ROH है, इसके 2 हमने अणु लिए हैं। इसकी क्रिया हम सोडियम धातु Na के साथ में करवा रहे हैं। तो इसमें OH बंध टूट जाएगा और हाइड्रोजन मुक्त होगी और यहाँ ONA बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम एल्कोक्साइड कहते हैं। इतने अणु को, RO अणु को हम एल्कोक्साइड कहते हैं। और सोडियम तो क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका अगर हम R की जगह अगर ये ग्रुप लेते हैं CH3C CH3 CH3OH, और इसकी क्रिया भी यदि हम एल्यूमिनियम धातु के साथ में करवाते हैं तो ये 2 अणु CH3 3C3Al, इसको हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से
यह हाइड्रोजन मुक्त करता है। हाइड्रोजन मुक्त करने के कारण इनमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है।